Hello, Venkers. Welcome back to Shore Increment. Let us start our Module A, Chapter 4, Role of Priority Sector and MSME in the Indian Economy. Let us see what are the objectives of this chapter. हम प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन और उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे. देन नंबर ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उन बारे में पढ़ेंगे. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट प्रायोरिटी सेक्टर के बाद एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. एमएसएमई का रोल और इकोनॉमी में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है उस बारे में पढ़ेंगे. एंड रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस सेक्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस सी आवर फर्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी. डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स आर मच नीडेड फॉर बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. फ्रेंड्स, काफ़ी सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ उन सेक्टर्स में हो चुकी है, बट देयर आर स्टिल सम सेक्टर लेफ्ट जिनमें अभी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाई है, एंड उन्हीं सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इस प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर रखा है. मोस्ट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स अंडरस्टैंड दैट दे आर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बेसिक नीड्स एंड देयरफॉर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर अदर सेक्टर्स. गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स को ये समझ आ चुका है कि कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन सेक्टर्स की जो ग्रोथ होना वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इन्हें बाकी सेक्टर से ऊपर रखा गया है, बाकी सेक्टर से ऊपर इन्हें प्रायोरिटाइज किया गया है. मेजरली इन कुछ सेक्टर्स में, आगे हम सेक्टर्स देखेंगे, इन कुछ सेक्टर्स में इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन लाई करती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी में लाई करती है. दैट्स वाई गवर्नमेंट इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, बिकॉज इन सब सेक्टर्स के ग्रोथ के बाद ही इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसकी बेटर पिक्चर सामने आ सकती है. द RBI's priority sector lending classification and standards are meant to match with emerging national priorities, bring a deeper focus on inclusive development, thereby building consensus among all stakeholders. Banks are entrusted with encouraging the growth of such sectors by providing appropriate and timely financing. और अब बैंक्स पर यह विश्वास जमाया गया है कि इन सेक्टर्स की ग्रोथ करना है. कैसे करना है? इन्हें टाइमली फाइनेंसेस और एडवांस देकर. जो भी ये छोटा मोटा काम स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में, उन्हें अगर टाइमली फाइनेंसिंग मिल जाएगी बैंक्स की तरफ से एट लो इंटरेस्ट रेट, तो वो बेटर ग्रो कर सकते हैं. सच वीकर सेक्शंस एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं. It enables better credit penetration in credit deficient regions, increased lending to small and marginal farmers and vulnerable groups, higher credit to renewable energy, health, infrastructure, and allied sectors that require credit boost that are otherwise difficult to obtain. अभी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कहाँ बैंक्स अपना एडवांसेस दे सकते हैं, एक बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट डेफिशिएंट रीजन्स में जहाँ पे क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल रीजन से, एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एडवांसेस देकर, वल्नरेबल ग्रुप्स को हायर क्रेडिट टू रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छा एडवांस देके इस सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड एलाइड सेक्टर्स में बूस्ट प्रदान कर सकते हैं, जहाँ की जैसा कि लिखा गया है इट इज़ अदरवाइज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सच लोन्स. इन सब एरिया में हालांकि अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर को साइड में रखकर बात करें तो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आफ्टर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स इन सेक्टर्स में लोन मिलना कंपेरेटिवली ईजियर हो चुका है. नाउ इट इज़ मच ईजियर टू गेट लोन्स. Small and medium enterprises (MSME) are among the country's strongest drivers of economic growth, innovation and employment. And MSME आज कंट्री में उन सब सेक्टर्स में से एक है जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है इंडिया में. With a vast network or over 64 million enterprises, the MSME sector contributes significantly to the growth of Indian economy. And today, MSME सेक्टर इंडिया की ग्रोथ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है. The sector contributes roughly 45% of manufacturing output, more than 40%
of exports and more than 28% of GDP, while employing approximately 120 million people, ranking second only to agriculture in terms of size of employment. This MSME sector roughly 45% contribute करता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, more than 40% एक्सपोर्ट्स में एंड more than 28% इंडिया की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है. ऑन द अदर हैंड 120 मिलियन पीपल्स को इस एमएसएमई सेक्टर्स के कारण एम्प्लॉयमेंट मिली है, जो कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा नंबर है. एग्रीकल्चर अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर है. The MSME sector in India is quite diverse in terms of enterprise size, product, service diversity and level of technology deployed. MSME sector काफ़ी diverse है because इसमें छोटे से लेके बड़ी enterprises हैं. Products, normal products से लेके काफ़ी अच्छे products भी MSME sector के द्वारा दिए गए हैं. काफ़ी services हैं and technology, एक normal technology से लेके काफ़ी high-tech technologies इस MSME sectors में use की जाती हैं. However, the sector has the potential to grow faster and widely viewed as the driver of economic growth and a means of promoting equitable development. However, इस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर और ड्राइवर बन के उभर सकता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. The MSME sector's primary benefit is its employment potential at a low capital cost. The importance of MSME sector in employment creation, innovation, entrepreneurship and supply chains is critical. MSME सेक्टर का जो मेन प्राइमरी बेनिफिट ये है कि वो लो कैपिटल कॉस्ट, कम कैपिटल में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है. एंड जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, आज इस सेक्टर में 120 मिलियन से ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड है. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर. Priority sector lending comprises only those sectors that have a substantial influence on vast portions of the population, the weaker sections and sections that are employment intensive, such as agriculture and micro and small enterprises. Priority sector में सिर्फ वही सेक्टर आते हैं जिसमें या तो इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन लाई करती है, या तो वो वीकर सेक्शंस हैं, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, मतलब जो इंडिया को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और अभी हमने पढ़ा एमएसएमई. So let us see the list of priority sector identified in India. First is agriculture, second is MSME, third is export credit, fourth is education, fifth is housing, sixth is social infrastructure, seventh is renewable energy, others some sectors, and ninth is weaker sections. ये कुछ ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर रखे हैं, बिकॉज या तो वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, इंडिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो वीकर सेक्शंस हैं, या फिर इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इन सेक्टर्स में लाई करती है. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने इन प्रायोरिटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए कुछ नॉर्म्स डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर हर बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फाइनेंस, लोन्स, एडवांसेस इन प्रायोरिटी सेक्टर को एज ए लोन देना होता है. लेट अस रीड. The priority sector lending targets and sub-targets are to be computed based on the adjusted net bank credit or credit equivalent of off-balance sheet exposure. These two full forms are important. You must read it once again. Adjusted net bank credit and credit equivalent of off-balance sheet exposure, CEOBE. Let us see. टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को किस हिसाब से कितना परसेंटेज जो है लोन्स एंड फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं. जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसके अंदर आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को छोड़कर, या फिर फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचेज या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए क्या टारगेट है.
40% of ANBC or CEOBE, whichever is higher. डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को या फॉरेन बैंक्स को जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उन्हें अपनी ANBC और CEOBE दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी होगी। एंड फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं इंडिया में, उनके लिए क्या टारगेट है? 40% of ANBC or CEOBEV, whichever is higher, out of which up to 32% can be in the form of lending to export and not less than 8% can be to any other priority sector. फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं, उन्हें अपनी ANBC और CEOBE का दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना है, आउट ऑफ विच 32% उन्हें एक्सपोर्ट में लैंडिंग करनी है एंड रिमेनिंग 8% एनी ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर में वो लैंडिंग कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द टारगेट्स फॉर RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। 75% of ANBC or COBE, whichever is higher. However, lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC. रीजनल रूरल बैंक्स को अपनी ANBC और CEOBE दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना होगा, बट मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सेक्टर्स को लैंडिंग करते समय उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि ओनली 15% ही अपनी ANBC का वो इस सेक्टर्स में लैंड कर सकते हैं एंड अदर परसेंटेज वो बाकी सेक्टर्स में उन्हें लैंड करना होगा। लेट अस सी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। 75% of ANBC और CEOBE, whichever is higher. स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी ANBC और CEOBE इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना होगा। नाउ लेट अस सी कैटेगरी वाइज इन बैंक्स के क्या टारगेट है। लेट अस सी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनके लिए क्या टारगेट है। 18% of ANBC or CEOBE, whichever is higher, out of which target of 10% is prescribed for small and marginal farmers. इन बैंक्स की ANBC और CEOBE का 18%, दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 18% इस सेक्टर को लैंड करना है, जिसमें से 10% उन्हें स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लैंड करना। फॉरेन बैंक्स का एग्रीकल्चर के लिए टारगेट नॉट एप्लीकेबल, फॉरेन बैंक्स को एप्लीकेबल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक्स 18% of ANBC, whichever is higher, out of which a target of 10% is prescribed for small and marginal farmers. सेम यही टारगेट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स का है जो रीजनल रूरल बैंक्स का है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेम टारगेट है, 18% of ANBC और CEOBE, whichever is higher, out of which a target of 10% is prescribed for small and marginal farmers. Now let us see for micro enterprises कि क्या टारगेट प्रिस्क्राइब्ड है। और डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के लिए एक ही टारगेट है, 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE, whichever is higher. यहाँ देख सकते हैं आप, इनका सेम टारगेट है। एंड फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनके लिए इस सेक्टर का कोई टारगेट नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्टर, एडवांसेस ऑफ वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस के लिए क्या टारगेट है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उन्हें 12% अपना लैंड करना है ANBC और CEOBE का, जो भी हायर हो उसका 12%। रीजनल रूरल बैंक्स को अपने ANBC और CEOBE दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका 15%। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को 12% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है। ऑन द अदर हैंड फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनके लिए इस सेक्टर में कोई लैंडिंग नॉर्म्स नहीं है। फ्रेंड्स, ये
टेबल जो हमने ऊपर पढ़ा, ये एंड दिस टेबल, दिस बोथ टेबल्स आर इम्पॉर्टेंट। इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। ये जो परसेंटेजेस गिवन है, कौन से सेक्टर में कितने परसेंट लैंडिंग दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्जाम में जाने से पहले इन टेबल्स को अच्छे से देख के जाइएगा। Now let us move to our next topic, definition of MSME. फ्रेंड्स, MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed 1 crore and turnover does not exceed 5 crores. माइक्रो एंटरप्राइज वे एंटरप्राइजेज होंगी जिनमें प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ को क्रॉस ना करे और उसका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस ना। नेक्स्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस। अ स्मॉल एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस वे एंटरप्राइजेस होंगी जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 10 करोड़ से एक्सीड ना करे एंड उस एंटरप्राइजेस की टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड ना हो, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज मीडियम एंटरप्राइजेस। अ मीडियम एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 50 crores and turnover does not exceed 250 crores. मीडियम एंटरप्राइजेस वे एंटरप्राइजेस होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ से एक्सीड ना करे एंड उस एंटरप्राइजेस की टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड ना हो, उस एंटरप्राइजेस को हम मीडियम एंटरप्राइजेस में काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों एंटरप्राइजेस जो हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इन तीनों एंटरप्राइजेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने बताया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से लिया जा सकता है। दिस सर्टिफिकेट इज वेरी सिंपल टू गेट। आप बस अपनी एंटरप्राइजेस की डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स एंटर करके ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, इन टेबल्स में ओल्ड डेफिनेशन एंड न्यू डेफिनेशन दिखाई गई है। अब नाउ इस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो हम न्यू डेफिनेशन को ही पढ़कर जाएंगे। यही जो हमने ऊपर पढ़ा है ये टेबल फॉर्मेट में हमको बताया गया है कि माइक्रो की जो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल्सो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस हैंडल पर। एंड इन एनी केस अगर आपको कोई डाउट या इशू आ रहा हो तो आप हमें इस मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ MSME in economic development. The MSME sector's great feature is its employment potential at a low capital cost. जैसे कि हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी कि MSME सेक्टर का जो ग्रेटेस्ट फीचर है, जो बेस्ट बनाता है इस सेक्टर को, वो ये है, ये एम्प्लॉयमेंट, इसमें पोटेंशियल बहुत है। ये लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है एट ए वेरी लो कैपिटल कॉस्ट। Small and medium enterprises account for around 90% of business and more than 50% of employment globally. 50% जो employment है globally वो small and medium enterprises से आती है and इसी small and medium enterprises के अंदर 90% of business lie करते हैं। They are critical engines of economic growth and employment generation in emerging economies. Emerging economies जैसे कि इंडिया में, इंडिया के लिए एक critical engine है बिकॉज इसके कारण काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसमें बहुत है।
तो ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बेस्ट सेक्टर है. The MSME sector in India is quite diverse in terms of enterprise size, product, service range, and level of technology deployed. The significance of MSME sector in job creation, innovation, entrepreneurship, and supply chains is very. इंडिया में एमएसएमई सेक्टर काफ़ी डाइवर्स है बिकॉज इसमें छोटे से बड़े एंटरप्राइज दोनों लाई करते हैं. इन एंटरप्राइजेस से जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं और जो सर्विसेज दी जाती हैं वह बहुत डाइवर्स है. और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है बिकॉज स्मॉल एंटरप्राइजेज इनिशियल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है एंड कुछ बड़ी एंटरप्राइजेज हैं वही ऑन द अदर हैंड बड़ी काफ़ी टेक सेवी हो चुकी हैं. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसमें हायर है. तो इसमें डाइवर्स बहुत है, इसमें डाइवर्सनेस बहुत एमएसएमई सेक्टर में. Hence, it is important to foster, nurture, and assist new business ideas as they develop into enterprises. However, the sector has the potential to grow faster and is often regarded as an engine of economic growth and a means of promoting sustainable and inclusive development. एमएसएमई सेक्टर में पोटेंशियल है फास्ट ग्रोथ करने का और अक्सर इस सेक्टर को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता है. इसलिए इस सेक्टर को अभी इन दिनों काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है. MSME present status in India. The MSMEs are widening their domain across sectors of economy, producing diverse range of products and services to meet the demands of domestic as well as global market. Present status क्या है MSME sectors का इंडिया में? तो MSME sectors है वो अपना डोमेन बढ़ा रहे हैं, अपना एरिया और बड़ा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज दे रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप की, ताकि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट से जो भी डिमांड्स आ रही है उन सबको पूरा कर सके. लेट अस सी शेयर ऑफ जीवीए ऑफ एमएसएमई इन ऑल इंडिया जीडीपी. जीडीपी में क्या शेयर रहा है एमएसएमई सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड में जीवीए में. इस टेबल की हेल्प से हम देखते हैं 2014-15 में जो शेयर था एमएसएमई का वो 31.8% था और अभी 2018-19 का जो डेटा इसमें दिया गया है उसमें 33.5% है. ग्रोथ हुई है, सिग्निफिकेंट ना कह सकते हैं लेकिन ग्रोथ हुई है इस सेक्टर की. नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर. बैंक कितना क्रेडिट दे रहे हैं इस सेक्टर को बेटर ग्रोथ के लिए. द बैंकिंग सेक्टर lending to industry has picked up, led by dispersals to the micro, small and medium enterprises sector. इंडियन बैंक्स की तरफ से भी एमएसएमई सेक्टर को लेंडिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट फैक्टर. Bank credit to industry improved 12.6% year-on-year in September 2022 compared to a muted 1.7% growth in the same month in fiscal year 2021. बैंक्स का जो क्रेडिट है इस सेक्टर को वो 12.6% ईयर ऑन ईयर से इम्प्रूव हुआ है. लाइक सितंबर 2021 और सितंबर 2022 में देखा जाए तो बैंक का जो क्रेडिट है वो 12.6% से इम्प्रूव हुआ है इस सेक्टर में. The higher credit growth of MSME sector may have come due to extension of emergency credit line guarantee scheme till March 31, 2022. कोविड के दौरान जो इंडिया गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज के अंदर एक स्कीम लॉन्च की थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. इस स्कीम के कारण भी जो बैंक क्रेडिट है वो इस सेक्टर में ज़्यादा देखा गया है बिकॉज बिकॉज कोविड के दौरान जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज थे जो कोविड के कारण बंद होने वाले थे उस समय बैंक्स ने अंडर दिस स्कीम उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की ताकि वो सस्टेन कर सकें. उस कारण भी एक हायर क्रेडिट ग्रोथ देखी गई इस सेक्टर में. लेट अस सी द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ दिस सेक्टर. MSME sector has been creating 11.10 crore jobs in rural and the urban area across the country. ये सेक्टर 11 करोड़ जॉब्स किस हिसाब से 360 lakh in manufacturing, 0.07 lakh in non-captive electricity generation and transmission, and 387 lakh in trade, and 362 lakh in other services. जैसे हमने पढ़ा कि इस सेक्टर में पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का
एक वास्ट पॉपुलेशन को। ये उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इस सेक्टर में 11 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड की हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में, ट्रेड में और अदर सर्विसेज में, रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों। ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ MSME. MSME share in export assumes significance as the government has been targeting 1 trillion in exports by fiscal year 27. In accordance with the target, the government had added capacity building of first-time MSME exporters scheme to enhance the quality of MSME products globally and increase exports. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSME एक्सपोर्ट का फिजिकल ईयर 2027 तक $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है और इसी के चलते कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्ट्स CBFTE स्कीम भी लागू की गई है, जिसमें जो इंडिया में MSME प्रोडक्ट्स जो बनाए जाएंगे जो ग्लोबली एक्सपोर्ट होंगे उसकी क्वालिटी और बढ़ाई जाएगी। MSME सेक्टर हैज हेल्प द कंट्री टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। MSME सेक्टर ने कंट्री को हेल्प किया है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। MSME सेक्टर ने जो इम्पोर्ट्स करता था इंडिया बाहर से, उस पर रिलाई करना कम किया है बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफ़ी ऊपर गया है। सेकेंड इज सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स। एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसके कारण जो अर्निंग्स हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं बिकॉज ऑफ दिस MSME सेक्टर। एज सच इन माइक्रो एंटरप्राइजेज जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो भी बहुत कम पड़ती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME इन GDP. Micro, small, and medium enterprises are among the most powerful engines of economic development, innovation, and employment generation. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वो एक पावरफुल इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। विद अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ ओवर 64 मिलियन फर्म्स, द MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस MSME सेक्टर के अंडर 64 मिलियन फर्म्स आती हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये सेक्टर इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। The industry generates over 45% of manufacturing production, more than 40% of exports, more than 28% of GDP, while employing approximately 111 million people. यह सेक्टर 45% मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में है, 40% एक्सपोर्ट्स एंड मोर देन 28% GDP में कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्सो 111 मिलियन पीपल को इस सेक्टर के कारण एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। आफ्टर एग्रीकल्चर, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज वी नो, इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस सेक्टर MSME. इट एम्प्लॉयज ओवर 120 मिलियन पीपल इन इंडिया। भारत में 120 मिलियन पीपल को इस सेक्टर के कारण एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। एज इंडिया ग्रोज टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज सेट ए गोल ऑफ इंक्रीजिंग MSME सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GDP to 50% बाय 2025। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक गोल सेट किया है 2025 के लिए कि इस सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन होगी GDP में वो 2025 तक 50% तक हो जाएगी। रिसेंट इनिशिएटिव्स इन MSME सेक्टर, जो MSME सेक्टर में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उन बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे कुछ जो नए इनिशिएटिव लिए हैं उस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मेक इन इंडिया। The Prime Minister introduced Make in India program in September 2014 as part of larger set of nation building initiatives. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 4 pillars established to boost entrepreneurship in India, not just in manufacturing but also in other sectors. मेक इन इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसका जो मोटिव था उसे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही नहीं बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी। ये 4 पिलर इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट आर द 4 पिलर्स। दोबारा इसे ध्यान से पढ़ेंगे। न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट आर द 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एग्जाम में पूछा जा सकता है। द मेक इन इंडिया एक्शन प्लान एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन
to GDP to 25% by 2020 to 2022. Next scheme is emergency credit line guarantee scheme. ये हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा, डिटेल में पढ़ते हैं. During COVID, the government introduced a 3 lakh crore collateral free credit scheme that is intended to benefit 45 lakhs MSME. कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम लॉन्च की, जिसका एम था कि 45 लाख MSME को इसका बेनिफिट दिया जाए. It aims to provide much needed relief to MSME sector by incentivizing member lending institutes to provide extra credit at reasonable rates, allowing MSME to fulfill operational liabilities and restart their way. इस स्कीम का जो मेन एम था वो यही था कि कुछ एंटरप्राइजेस को एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाए एक रीजनेबल रेट्स पे, बिकॉज कोविड के दौरान उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई थी. जो उनका प्रोडक्शन था या जो उनकी सर्विसेज थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनकी इनकम ऑलमोस्ट रुक गई थी. इसलिए जो उनके लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए और उनके बिजनेसेस को रीस्टार्ट करने के लिए ये ECLGS स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की थी, जिसके अंडर 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट 45 लाख MSMEs को बांटे गए थे. नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट and micro and small enterprises, CGT MSC. Individual micro and small enterprises can apply for collateral free loan up to 1 crore from Ministry of MSME and Small Industrial Development Bank of India, SIDBI. Individual micro or small enterprises can apply collateral free loans. Micro और small enterprises collateral free loan apply कर सकते हैं कहाँ तक, 1 करोड़ रुपए तक from Ministry of MSME से या फिर Small Industry Development Bank of India, SIDBI से. Acknowledging that the availability of bank credit without the hassles of collateral or third-party guarantees would be a substantial source of support to first-generation entrepreneurs in realizing their dream of having established their own micro and small enterprises, the Ministry of MSME launched the Credit Guarantee Scheme to strengthen the credit delivery system and facilitate the flow of credit to MSE sector. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बैंक क्रेडिट बिना किसी हैजल या कोलेटरल के या फिर थर्ड पार्टी गारंटी के इन MSE सेक्टर्स को मिल जाए तो एक सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ सपोर्ट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इस जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जो उनका विजन है उसे फुलफिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की. The CGT MSE supported the pandemic-affected MSME sector in regaining its footing. CGT MSE स्कीम ने MSME सेक्टर को आफ्टर कोविड प्रॉपर सस्टेन करने के लिए काफ़ी हेल्प की. स्टार्टअप इंडिया. The government of India started the Startup India initiative in January 2016 with the tagline Startup India and Stand Up India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जनवरी 2016 में स्टार्ट किया, जिसकी टैगलाइन थी स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया. द इनिशिएटिव इंटेंड्स टू क्रिएट अ रोबस्ट एनवायरनमेंट फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. द स्टार्टअप इंडिया स्कीम एम टू सपोर्ट इंडिविजुअल और बिजनेसेस that have recently formed their own startups by offering better finance, including tax break, and ensuring that the process of establishing a startup in India is smooth and quick. Startup India जो इंडिविजुअल और जो बिजनेस स्टार्टअप अभी स्टार्ट हुए हैं उन्हें सपोर्ट करता है बाय ऑफरिंग बेटर फाइनेंस, एक फाइनेंस ऑप्शन इन अवेल करवा के, टैक्स ब्रेक्स के थ्रू हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि इंडिया में स्टार्टअप को स्टार्ट करना स्मूथ हो और क्विक हो. Startup culture in the Government of India flagship initiative aimed at catalyzing startup culture and creating a robust and inclusive environment for innovation and entrepreneurship in India. Our next theme is Stand Up India. The government launched the Stand Up India scheme to provide a business opportunity to those who are either females or belong to SC/ST category and require financial assistance to start their greenfield business ventures. स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है, जिसके अंदर
दो ग्रुप्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल कराई जाती है, या तो वो फीमेल्स हो या फिर वो SC और SC कैटेगरी में लाई करते हैं। These individuals are given special loans ranging from 10 lakh to 1 crore at a low interest rate. इन इंडिविजुअल्स को, जो जिन दो कैटेगरीज के बारे में हमने बात की, उन्हें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन अवेल किया जाता है स्टैंड अप इंडिया के अंडर एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट। सम मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लेट अस लुक। 4.3 स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एस्पायर ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, NMCP, National Manufacturing Competitiveness Program, MSc CDP, Micro and Small Enterprises Cluster Development Program, and last CLCSS, Credit Link Capital Subsidy Scheme. So thank you for watching, guys.